जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लेखक बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध व्यापारे वसते लक्ष्म्याः की समीक्षा। इसे हम 3 बिंदुओं या 3 प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि स्वामी रामन तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी अर्थात ऑप्शनल हिंदी के पाठ्यक्रम में इस निबंध को रखा गया है और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस निबंध की समीक्षा प्रश्नों के माध्यम से की है। सबसे पहले निबंध का सार दिया है, उसके बाद मानव सभ्यता के विकास में व्यापार का योगदान किस प्रकार है यह स्पष्ट किया है इस प्रश्न के माध्यम से। उसके बाद दूसरा है कुशल व्यापारी के गुण, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और तीसरा है ग्राहक को पटाने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, जो निबंधकार ने इस निबंध में बताए हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे निबंध का सार। व्यापारे वसते लक्ष्म्याः बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापार विषयक साहित्यिक निबंध है, जिसमें मानव सभ्यता के विकास में व्यापार के योगदान का सूक्ष्म अध्ययन किया है। निबंधकार के अनुसार व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, देश की जनता का जीवन रस भी है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आज वैश्वीकरण की दौड़ में व्यापार का विकास हर देश के लिए विश्व के पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति का माध्यम बन गया है। उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार है। व्यापार से केवल आर्थिक संपन्नता ही नहीं बढ़ती, तो सामाजिक सहयोग के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं। आज के हालात में 2 देशों के बीच युद्ध रोकने का एक बड़ा कारण व्यापार का नुकसान भी होता है। इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। स्वदेशी उत्पादन और व्यापार को संपन्न बनना चाहिए, और यह होने के लिए युवकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे व्यापार को समृद्ध बनाया जा सके, गुणवान व्यापारी निर्माण कर सके, और इन सब का परिणाम समाज में व्यापार का आदर्श स्वरूप दिखाई देगा और एक अच्छी मानव सभ्यता का विकास होगा। यह निबंधकार ने इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट किया है। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, मानव सभ्यता के विकास में व्यापार का योगदान बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित निबंध के आधार पर समझाइए। उत्तर है व्यापारे वसते लक्ष्म्याः अर्थात लक्ष्मी का निवास व्यापार में है। व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैं जो आर्थिक लाभ की दृष्टि से किया जाए। इस प्रकार उद्योग धंधे भी व्यापार के ही अंग है, क्योंकि व्यापार उनके बिना पंगु है अर्थात अपाहिज है। जिस प्रकार बिना बांस के बांसुरी का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग धंधे के बिना व्यापार निराधार हो जाता है। लक्ष्मी जी व्यापारी वर्ग की उपासना देवी है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम पर सारे आश्रम निर्भर रहते हैं, वैसे ही देश के सारे कार्य लक्ष्मी अर्थात पैसे के अधिष्ठान अर्थात व्यापार पर निर्भर रहते हैं। लेकिन केवल पैसा कमाना जीवन का अंतिम मूल्य नहीं है। सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा भी रही है। इसे हम निम्न बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्यापार के लिए समाज की आवश्यकता। व्यापार करने के लिए समाज आवश्यक है, क्योंकि समाज के लिए ही तो अलग अलग वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं और उसका क्रय विक्रय व्यापार के माध्यम से किया जाता है। दूसरा बिंदु है पारस्परिक सहयोग की भावना आवश्यक। व्यापार से निश्चित रूप से 2 समुदाय, 2 समाज, 2 देश, 2 वर्गों में पारस्परिक सहयोग की भावना का निर्माण होता है। तीसरा बिंदु है वस्तु विनिमय। शुरुआती दौर में जब व्यापार शुरू हुआ हमारे समाज में, तो वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होने लगा। वस्तु विनिमय अर्थात जो भी आपको क्रय विक्रय करना है, जो खरीदना है, जो बेचना है, उसके लिए वस्तु खरीदते समय आपको बदले में उसके वस्तु ही अपने पास जो है वो देनी है। तो इस प्रकार शुरुआती दौर में जो व्यापार शुरू हुआ उसे वस्तु विनिमय के माध्यम से किया गया। चौथा बिंदु है उद्योगों का विशेषीकरण।
जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, उद्योगों का भी विशेषीकरण होता गया। जैसे अनाज पैदा करने वाला किसान बन गया, अलग अलग घड़ों का या मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण करके उसका व्यापार करने वाला कुम्हार बन गया। तो अलग अलग वस्तुओं का, जैसे शरीर के अवयवों का विशेषीकरण होता है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, इनका अपना कार्य निश्चित है, उसी प्रकार उद्योगों का भी विशेषीकरण आवश्यक है। 5वां बिंदु है अन्न विनिमय से व्यापार। वस्तु में विनिमय के बाद जब विनिमय का विकास होता गया तो उसमें अन्न विनिमय से व्यापार होता गया और ये सीमित क्षेत्र में अर्थात मर्यादित स्थान पर केवल गांव में अन्न विनिमय से व्यापार करना संभव था, सहज था। लेकिन हर समय हर समाज में या अन्य देशों के साथ, अन्य गांव के साथ व्यापार करना इतना आसान नहीं था अन्न विनिमय से, तो इसमें भी विकास हुआ। 6वां बिंदु है धातु मुद्रा विनिमय से व्यापार। अन्न विनिमय के बाद धातु से बनी हुई मुद्राएं बनी, सिक्के बने और उससे व्यापार व्यापक रूप में देश विदेश से होने लगा और इससे व्यापार को गति मिली। 7वां बिंदु है लड़ाई से बचने की वृत्ति। व्यापार से विभिन्न देशों में पारस्परिक सहयोग और लड़ाई से बचने की वृत्ति से सभ्यता का निर्माण होता है, क्योंकि व्यापार करना है तो अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग समाज के साथ व्यापार करते समय उनके साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश रखी जाती है। अलग अलग देशों से चीज़ें आयात होती हैं, हमारे देश से भी कई जगहों पर चीज़ें निर्यात होती हैं, तो उनसे संबंध, उन देशों से संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। यदि हम किसी देश पर किसी वस्तु के लिए निर्भर रहते हैं तो उस देश से सहज में लड़ाई हम नहीं मोल लेंगे। 8वां बिंदु है व्यापार से यातायात के साधन बढ़े। जहाज, रेल, डाक, सड़कें, गाड़ियाँ, ये सब किसके लिए बनी? तो व्यापार से, व्यापार को बढ़ावा मिलने के लिए या उससे जो यातायात आवश्यक है चीज़ों को लेकर जाने आने के लिए, इन सब की आवश्यकता और उसका विस्तार आवश्यक बन गया। इसलिए यातायात के साधन व्यापार से समाज में बढ़े हैं। 9वां बिंदु है व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड। जिस देश में व्यापार ईमानदारी से होता है उसके अपने निश्चित नीति नियम हैं, उसके अनुसार उस देश की सभ्यता जानी जाती है, इसलिए व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड है। 10वां बिंदु है स्वदेशी का व्रत आवश्यक। हमारी अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। व्यापार के साथ उत्पादन की भी वृद्धि आवश्यक है। हम अभी स्वदेशी का व्रत भूले हुए हैं। आज विदेशी राज्य न होते हुए भी हमारे बाज़ारों पर विदेश का अधिकार है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताओं को अपने देश की उपज से पूरा करना नहीं सीखा है। 11वां बिंदु है व्यापार ने जीवन स्तर बढ़ाया। व्यापार ने हमारे सुख सुविधाओं को बढ़ाकर हमारी जीवन स्तर को ऊंचा किया है। ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी सड़कें, रेल, हवाई जहाज़, मोटारें, मोबाइल, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधाएं व्यापार पर निर्भर है। व्यापार में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता आज और अधिक बढ़ी हुई है। जब तक यह निर्भरता रहेगी तब तक हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करके जीवन का स्तर नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमको अपने देश का उत्पादन बढ़ाकर अन्य देशों की भांति आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेना ज़रूरी है। 12वां बिंदु है व्यापार समृद्ध तो सभ्यता समृद्ध। आरामदायी जीवन जीने के लिए अपने देश के धन को बाहर भेजना लक्ष्मी जी का अपमान है। हम सभ्य तभी कहे जा सकते हैं जब हम अपनी सभ्यता के प्रसाधनों अर्थात वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहेंगे। इसलिए व्यापार समृद्ध तो सभ्यता समृद्ध होगी। 13वां बिंदु है व्यापार में ईमानदारी से देश समृद्ध। हमारे व्यापारी ईमानदारी का स्तर ऊंचा करेंगे तभी तो देश को समृद्ध बना सकेंगे और विदेशों से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
हमारा व्यापार हमारी ईमानदारी की कसौटी होनी चाहिए। 14वां मुद्दा है व्यापार से भौतिक और आध्यात्मिक सभ्यता का विकास। स्वदेशी व्यापार को संपन्न बनाने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता अर्थात वस्तु का निर्माण करने वाला उत्पादक और उपभोग करने वाला ग्राहक दोनों का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करें और उपभोक्ता भी देश में निर्मित वस्तुओं का आदर करते हुए उनका ही इस्तेमाल अधिक करें। तभी हमारा व्यापार भी समृद्ध होगा और हमारा देश भी। हमारे युवक ऐसी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे कि वे अपने देश के व्यापार को समृद्ध बना सकें। तभी हमें स्वराज का सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। अब दूसरा प्रश्न है या दूसरा इसमें मुख्य बिंदु है निबंध में कुशल व्यापारी के गुण। बाबू गुलाब राय जी ने जो कुशल व्यापारी के गुण बताए हैं यहाँ पर केवल मुद्दों के रूप में मैंने पॉइंट के रूप में दिए हैं। विश्लेषण आप आसानी से लिख पाएंगे। मैं यहाँ पर विश्लेषित कर ही रही हूँ। व्यापारी के गुण या तो जन्मजात स्वाभाविक कौशल के रूप में आते हैं या फिर अर्जित व्यावहारिक कुशलता से अर्जित या सीखे जा सकते हैं। कई बार जो परंपरागत रूप से व्यापारी होते हैं या व्यावसायिक होते हैं उनके बच्चे भी उस व्यवसाय को बड़ी आसानी से स्वाभाविक रूप से उस कौशल्य को सीखते हुए बचपन से धारण कर लेते हैं और वो व्यवसाय अच्छा कर पाते हैं। लेकिन सभी में ये संभव नहीं है। आप अर्जित व्यावहारिक कुशलता से या उसका ज्ञान सीख कर उसका और अधिक विस्तार कर पाएंगे। व्यापार का जन्मजात भी कुशलता है तो उसमें अर्जित ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कई सारे व्यापारी स्वाभाविक जन्मजात गुण लेकर जन्म लेते हैं तो कुछ लोग ज्ञान को सीख कर व्यवसाय या व्यापार को सीख कर व्यापार करते हैं। तो उसके लिए व्यापारी में कौन कौन से गुण आवश्यक है यह बताते हुए बाबू गुलाब राय जी ने जो मुख्य चीज़ें बताई हैं। तो नंबर 1 सत्य पर निष्ठा हो। उस व्यापारी की सत्य पर निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसे सत्य पर निष्ठा नहीं है तो वो व्यापार में ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, कई चीज़ों की मिलावट करेगा और उससे उस व्यापारी का हर समय में लाभ नहीं होगा तो कई बार उसे नुकसान होगा और जिससे वह अधिक प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्य पर निष्ठा रहेगी तो हर समय में उसका व्यापार बढ़ता ही जाएगा और विस्तार होता रहेगा। दूसरा गुण है कुशल व्यापारी को उदार और नम्र होना चाहिए। उदार व्यक्ति में सेवा भाव होता है। समाज की सेवा करने के विचार से जो सामान बिक्री के लिए तैयार किया जाएगा वह बहुत ही टिकाऊ और अच्छा बनाया जाएगा, जिसकी मांग बढ़ती ही चली जाएगी। अतः उसे मुनाफा तो ज़रूर होगा ही। साथ ही यदि व्यापारी नम्र व्यापारी हो तो ग्राहक का हृदय जीतकर उसे सदैव के लिए अपना बना लेता है और इसलिए एक कुशल व्यापारी में उदारता और नम्रता ये गुण होने चाहिए। चौथा गुण है आशावादी दृष्टिकोण। व्यापार में शुरुआत में कई बार नुकसान भी होता है या आपने बहुत प्रगति करने के बाद भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन उसे हारना नहीं चाहिए। कुशल व्यापारी को सदैव आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए हानि भी हो तो उसे आशावादी दृष्टिकोण से अपना व्यापार करते रहना चाहिए, जिससे आगे चलकर उसकी प्रगति हो। 5वां गुण है शांत स्वभाव। यहाँ पर शांत स्वभाव का महत्व बताते समय लेखक ने कुछ पंक्तियाँ दी है, काव्य पंक्तियाँ। कहा है कि शांति से ही काम लो, छोड़ो न निज मर्यादा को, सर्द लोहा काट देता है गर्म पोलाद को। अर्थात शांति में इतनी शक्ति होती है जिसमें आप मर्यादित आचरण से जब व्यापार करेंगे तो किसी के साथ भी आपका कभी झगड़ा नहीं होगा और इसलिए व्यापार में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। फौलाद जैसा ये सख्त जो वस्तु है उसे भी काटने की क्षमता किसमें है तो ठंडे लोहे में है। इसलिए शांत स्वभाव हमेशा उन्नति करने के लिए सहायक होता है। इसलिए कुशल व्यापारी का स्वभाव शांत होना चाहिए। 6वां है गुण
स्वतंत्र विचार रखना या हाजिर जवाब होना चाहिए। व्यापार करते समय कई बार प्रसंग आते हैं कि सामने वाला वस्तु पर संदेह व्यक्त करता है या आपके उत्पादित वस्तुओं पर भरोसा नहीं रखता है या कई सवाल पूछता है, तो उसके जवाब देने के लिए आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। उसकी अपनी स्वतंत्र दृष्टिकोण या नज़रिया या विचारधारा होनी चाहिए, जिससे उसका जो व्यवसाय है वो अधिक बढ़ेगा। 7वां गुण है कि कुशल व्यापारी का दिमाग तेज और साफ होना चाहिए। वो खुद ही यदि परेशान है या कंफ्यूज है, किसी चीज़ को समझने में उसे ही दिक्कत हो रही हो, तो वह व्यापारी कुशल व्यापारी नहीं बन सकता। उसका दिमाग तेज तल्लख होना ही चाहिए, उसका दृष्टिकोण साफ साफ होना चाहिए, उसकी अपनी विचारधारा किसी वस्तु के प्रति स्पष्ट होनी चाहिए। 8वां गुण है व्यापारी हिम्मत वाला हो। यह बताने के लिए लेखक ने कहा है कि व्यापारी का हृदय वज्र का और हड्डियां लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि यदि हिम्मत नहीं है तो व्यापार में होने वाले नुकसान को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। व्यापार में जैसे लाभ होता है तो कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसलिए व्यापारी को निश्चित ही हिम्मत वाला होना चाहिए। 9वां गुण है व्यापक ज्ञान के लिए शिक्षित होना चाहिए। यदि व्यापारी शिक्षित रहा तो वह मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, व्यापार के कौशल्य आदि से संबंधित किताबों को वो पढ़ पाएगा, उसका ज्ञान उसे मिलेगा और सामने वाले ग्राहकों को वह कैसे अपने विचारधारा से आकर्षित कर पाएगा और कैसे कुशल व्यापारी के लिए या कुशल व्यापार करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब उसे किताबें पढ़कर भी पता चल सकता है, इसलिए उसे शिक्षित होना चाहिए। 10वां गुण है व्यापारी विद्वान नहीं चतुर हो। व्यापारी को बहुत अधिक उच्च शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, किताबी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन किसी पंडित की तरह, विद्वान की तरह बहुत अधिक किसी शास्त्र को जानने वाला जानकार नहीं होना चाहिए। तो सामान्य चतुराई उसमें होनी चाहिए, कार्य तत्परता उसमें होनी चाहिए। हाजिर जवाबी ये चतुरता का ही लक्षण है। 11वीं कुशलता है भाषा व्यावहारिक हो, मतलब शुद्ध साहित्यिक या फिर बहुत अधिक शिक्षित वर्ग की जो शुद्ध भाषा है, ये इससे आप व्यापार में सभी वर्ग के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें व्यापार का संबंध निम्न वर्ग से, मध्य वर्ग से और उच्च वर्ग से आता है। तो सामान्य रूप से उसकी भाषा जो है मित होनी चाहिए, प्रेममयी, मधुर और सामान्य व्यावहारिक भाषा होनी चाहिए। 12वां गुण है कुशल व्यापारी का, व्यापारी को सद्नागरिक होना चाहिए। उसका अपना एक अच्छा चरित्र हो, जिसमें समाज में उसकी अपनी एक पहचान हो। एक अच्छे नागरिक, यदि कोई भी व्यापारी एक अच्छा सद्नागरिक होगा तो वह व्यापार और अच्छा कर पाएगा, उसकी अपनी पहचान समाज में अच्छी होगी और उसके व्यापार के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी सकारात्मक रहेगा। 13वां बिंदु है आत्महित से अधिक देश हित को महत्व होना चाहिए। जो व्यापारी केवल आत्महित के लिए व्यापार करेगा तो वो उसमें कई चीज़ों का मिलावट करेगा या फिर कई सारी गलत चीज़ों का उत्पादन करेगा। लेकिन जिस व्यापारी के मन में देश हित को सर्वोपरि माना है या महत्व दिया है, तो वो कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, गलत चीज़ों का उत्पादन नहीं करेगा। इसलिए आत्महित से अधिक व्यापारी में देश हित को महत्व होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, ग्राहक को पटाने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, जो निबंध में लेखक ने बताए हैं। बाबू गुलाब राय जी के अनुसार ग्राहक को पटाने के लिए सबसे आवश्यक है ग्राहक का महत्व। यानी जब कोई ग्राहक आपके पास आए तो उसके साथ व्यवहार आपका बहुत मितभाषी होना चाहिए। ग्राहक को आकर्षित करने वाली आपकी भाषा होनी चाहिए। ग्राहक को सर्वोपरि मानकर ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा है सफाई और सजावट। व्यापारी को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर सफाई और सजावट से ग्राहक आकर्षित होता है। सफाई से विश्वासार्हता उस वस्तु के प्रति बढ़ जाती है।
तीसरा है स्वागत सत्कार। जो ग्राहक आपके दुकान पर आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार करने का भी एक तरीका होना चाहिए। आप अपने शब्दों के माध्यम से उसका स्वागत सत्कार करें, ये भी हो सकता है। चौथा है सद्व्यवहार। ग्राहक के साथ व्यापारी का व्यवहार सद्व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जिससे ग्राहक उस व्यापारी की तरफ आकर्षित हो और उसका व्यापार भी बढ़े। पांचवा है ग्राहक प्रशंसा। किसी भी व्यापारी को ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए, इस बात का उसे अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सामने वाला जो ग्राहक है वो अपनी ही बात खरी करने की कोशिश कर रहा है, तो वह कितना सही है और उसकी विचारधारा कितनी अच्छी है, ये बताते हुए ही, ग्राहक की प्रशंसा करते हुए ही उत्पादित वस्तु को व्यापारी आसानी से बेच सकता है। छठवां है वस्तु प्रदर्शन कौशल्य। कई बार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन भी करना ज़रूरी होता है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े महानगरों में वस्तुओं के प्रदर्शन लगाए जाते हैं, जिससे ग्राहक उन वस्तुओं को देखे और खरीदने के लिए आकर्षित हो जाए। तो ये एक कला है व्यापार की। सातवां है वार्तालाप। व्यापारी का वार्तालाप जिस प्रकार होता है ग्राहक के साथ, उसी पर उसके व्यापार का दारोमदार होता है। यदि उसका वार्तालाप अच्छा है तो ग्राहक निश्चित ही उसके वस्तु की तरफ आकर्षित होंगे। आठवां है ईमानदारी। व्यापार में ईमानदारी की निश्चित ही आवश्यकता है, इससे विश्वासार्हता बढ़ती है और व्यापार भी विस्तार कर लेता है। नौवां है हिसाब किताब की पारदर्शिता। आपके पास आने वाले ग्राहक जब वस्तु को खरीदते हैं तो आपका हिसाब किताब भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ग्राहक भले ही भूल जाए पैसे वापस लेना, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए। ये इसकी पारदर्शिता का ये प्रमाण है। 10वां है शिष्टता और उपहार प्रदान करना। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कई बार वस्तुओं के साथ उपहार रखे जाते हैं। तो इसका छोटा सा उदाहरण आप देखते हैं कि दिवाली ऑफ़र, इस प्रकार के वाक्यों से, घोष वाक्यों से बाज़ार में आपको दिखाई देते हैं या अखबारों में विज्ञापन दिखाई देते हैं, जिससे ग्राहक आकर्षित होता है। तो ये उपहार प्रदान करना ये व्यापार को बढ़ाने के लिए या विस्तार करने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार आदि व्यापारिक कलाओं को आत्मसात करना चाहिए ग्राहक को, एक व्यापारी को। इस प्रकार हमने 3 प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर निबंध की समीक्षा देखी है। आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पुनः से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो लाइक शेयर करते रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।